हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा सेकंड चैप्टर है। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर की संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। संरचना का मतलब होता है बनावट। भू, यहाँ कोई भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको दिखता है तो हमें क्या करनी है, उसकी संधि करनी है। संधि विच्छेद करके, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो यहाँ पर भू मतलब भूमि, आकृति मतलब उसके आकार, और विज्ञान मतलब साइंस। तो यहाँ पर भूमि की आकृतियों के बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। तो इसके नाम से क्लियर है कि जो बनावट है भूमि की जो आकृतियाँ हैं उनकी और उनके आकार के बारे में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मेन बातें हैं मैं उनको फोकस करती हुई आगे बढ़ूँगी। आपको अपना पूरा चैप्टर रीड करना है। यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के जो भौतिक लक्षण हैं ये तीनों आज मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं, चट्टान व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। जो चट्टानें होती हैं और मिट्टी हैं, दोनों में डिफरेंस बताया है कि मिट्टी क्या होती है, बिल्कुल भुरभुरी होती है, और जो चट्टानें होती क्या होती हैं, चट्टानें भी क्या होती हैं, यहाँ पर असंगठित चट्टानें ही। असंगठित मतलब जो जुड़ी हुई नहीं है, बिखरी हुई हैं। जैसे वायु चलती है, हवा चल रही है, तो हवा के रास्ते में जो भी चट्टान है तो हवा क्या करती है, तेज हवा होगी तो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ती है, और ये कंकर पत्थर क्या करते हैं, जो बारीक होते हैं वो उड़ते हुए उसके साथ चले जाते हैं। वैसे ही नदियाँ जब अपने साथ बह कर जा रही हैं तो वो भी मिट्टी को अपने साथ बहा कर लेकर जाती हैं। तो सेम दोनों प्रोसेस होते हैं, जिसमें जो चट्टानें टूटी हुई होती हैं वो क्या होती हैं, असंगठित चट्टानें। जो टूटी हुई चट्टानें हैं मतलब इकट्ठी नहीं हैं, वही क्या हैं, मिट्टियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि यदि हम अनुमान लगाएं कि पृथ्वी की आयु के बारे में, तो पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई है, लगभग 46 करोड़ है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते रहते हैं, और बहिर्जात बल वो होते हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो दोनों बल हैं जो हमें परिवर्तन दिखाते हैं। इन बलों की पृथ्वी का धरातलीय व अर्धस्थलीय आकृतियों की रूप रेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो दोनों बल होते हैं, ये दोनों बल क्या करते हैं कि जो पृथ्वी का सरफेस है उस सरफेस को चेंज करने में क्योंकि जब वो सरफेस होता है उसकी जो आकृति है, यदि कहीं पर प्लेन एरिया है, भूकंप आ गया और यहाँ से जो रोड है वो टूट फूट गया तो क्या हो गया, उसकी शेप चेंज होगी। सेम वैसे ही यहाँ पर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है तो उद्गार होता है, यहाँ से जो लावा निकलता है वो उसकी हाइट और बढ़ा देता है, क्योंकि जो लावा स्लो प्रोसेस में निकलता है वो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से निकलता हुआ और जमता चला जाता है, तो ये क्या होगी, इसकी हाइट और बढ़ी, तो उसका आकार और चेंज हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि हमें कि जो पृथ्वी पर जो बल हैं, अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल हैं, वो दोनों क्या करते हैं, उसकी रूपरेखा चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी की विवर्तन की हलचलें हैं, जो प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स हैं जो अंदर ही अंदर मूवमेंट्स करती हैं, जिसकी वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। मान लो ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा यहाँ पर है 0 डिग्री पर, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो इंडियन प्लेट है, तो जो भारत है, भारत कहाँ पर था, अफ्रीका के साथ टच हो रखा था, लेकिन आज हम अफ्रीका से दूर हैं, एशिया से सटे हुए हैं। यहाँ पर हमारी जो है लोकेशन ये ऊपर जाती है, भूमध्य रेखा से ऊपर जा चुकी है। तो इसने क्या कहा है कि करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी, भूमध्य रेखा के नीचे मतलब दक्षिण में स्थित थी, लेकिन आज कहाँ है, उत्तर में है। यह आकार में काफ़ी विशाल थी, काफ़ी बड़ी थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, क्योंकि इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया भी क्या था, अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था। जो पूरी पृथ्वी है वो पहले एक भूखंड में थी, जो बीच में था भूमियों का टुकड़ा, उसको बोलते थे पैंजिया, और जो लास्ट में यहाँ पर बचे हुए थे पानी, अथाह पानी था, वो क्या था, पैंथालासा। पैंजिया और पानी वाला एरिया क्या था, पैंथालासा। यहाँ पर ये 2 भाग थे। उसके बाद जो पृथ्वी थी वो 2 भागों में टूट गई। ऊपर वाला भाग था 2 टुकड़ों में, जो पैंजिया था वो 2 टुकड़ों में टूटा। ऊपर वाला भाग क्या था, अंगारा लैंड, और नीचे वाला क्या था, गोंडवाना लैंड। दोनों भाग थे।
अंगारा लैंड था, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया 3 महाद्वीप थे। ये तीनों महाद्वीप उसी से बने हैं। उसके बाद यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी कहाँ था, अफ्रीका से बिल्कुल लगा हुआ था, जो आज कहाँ है, एशिया महाद्वीप से टच हो चुका है। तो ऐसे ही जो पृथ्वी की शुरुआत हुई थी टूटने की, बिखरने की, वो धीरे धीरे बहुत साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या था कि जो इंडियन प्लेट थी वो भूमध्य रेखा से के दक्षिण में स्थित थी, इसका आकार भी काफ़ी विशाल था। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो भी किसका हिस्सा थी, इंडियन प्लेट का ही हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई। और फिर क्या हुआ, जो ये प्लेट थी ये काफ़ी सारे हिस्सों में टूट गई। जो मैंने अभी बताया पैंजिया था, पहले 2 भागों में टूटा, उसके बाद इनके जो ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, दोनों के जो नीचे वाला पार्ट था उसके 4 पार्ट हुए और जो ऊपर वाला था उसके 3 पार्ट थे। तो आज के टाइम में जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है वो यही सारे मिल के हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व था, इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो कहाँ खिसकने लगी, दक्षिण के पूर्व में, और इंडियन प्लेट थी वो कहाँ खिसकने लगी, यहाँ से कहाँ चली गई, उत्तर की तरफ चली गई। इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे गई थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है। जो हमारी इंडियन प्लेट है वो अभी कहाँ की तरफ खिसक रही है, उत्तर की तरफ ही खिसक रही है। इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम, अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। कि जो भी आज हमें आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल हैं उन्हीं के कारण ही ये हमारे सामने अस्तित्व में है। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के कारण भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। जो भूमि विज्ञान वाले हैं उन्होंने जो शैलों के समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये तीनों हैं, आज हम तीनों क्लियर करेंगे। प्रायद्वीपीय खंड है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड की। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप के द्वारा क्लियर करवाऊंगी। जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरते हुए दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। तो ये देखते हैं अपना मैप एक बार। देखो यहाँ पर बात हो रही है कि ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये आपको अलग से शेड दिखाई दे रही है। ये क्या है, समतल नहीं है, कटी फटी है। ये पूरा नीचे तक प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। ये कहाँ पर है, यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान से ये दिल्ली तक ये पहाड़ियाँ गई हुई हैं, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक सारी फैली हुई हैं। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पठार आते हैं, मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, छोटा नागपुर का पठार है, मैकाल की श्रेणियाँ हैं, और यहाँ फिर आ जाता है हमारा दक्कन का पठार है। ये सारी नदियाँ, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों से ही ये सारी नदियाँ निकलती हैं। कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ चली जाती हैं और कुछ नदियाँ पूर्व की तरफ चली जाती हैं। जो जितनी भी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ जाती हैं वो सारी नदियाँ क्या करती हैं कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये यहाँ पर आपको त्रिभुज के आकार के डेल्टा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। जितनी भी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये डेल्टा है। तो पूर्व की तरफ जितनी नदियाँ गई उन्होंने क्या किया, डेल्टा का निर्माण किया, और पश्चिम की तरफ जितनी नदियाँ गई उन्होंने एस्चुरी का निर्माण किया। एस्चुरी का मतलब होता है कि नदियों का जो जल होता है वो मीठा होता है और समुद्र का जो जल होता है वो क्या होता है, खारा जल होता है। तो जब वो दोनों जल मिल जाते हैं तो एक सर्कल टाइप में एक एरिया बन जाता है जहाँ पर मीठा जल और खारा जल दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम एस्चुरी। उसके बाद जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं कि यहाँ पर जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं, नदियाँ अपने साथ मान लो मिट्टी बहा कर लाई हैं, और जब उनका फ्लो कम हो जाता है तो धीरे धीरे उनके साथ जो मिट्टी है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती है, और जमना शुरू हो जाती है तो इस शेप में जमना शुरू हो जाती है, ये त्रिभुज आकार का डेल्टा बन जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो पूरा एरिया है इसको
पश्चिमी घाट और इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं और ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, कार्डामम की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ ये है कोरोमंडल तट हमारा। ये गोवा में जैसे अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ पर इनके अलग अलग नाम हैं। ये मालाबार तट है जो दक्षिण वाला एरिया है, मालाबार तट, और इधर कोरोमंडल तट। गोवा में इसको कोंकण तट बोला जाता है। तो ये तट अलग अलग हो जाते हैं। हमारे 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो तटीय रेखा की बात है, जो क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा था कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा की है, क्योंकि गोवा बिल्कुल छोटा सा है। और सबसे लंबी किसकी मानी जाएगी, गुजरात की मानी जाएगी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम जो बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की, जो प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, मतलब इक्वल नहीं है, कहीं पर ऊंची है कहीं नीची है। और ये कहाँ से फैली हुई है, गुजरात में है कच्छ, वहाँ से शुरू होकर अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी जो सबसे ऊंची चोटी मानी गई है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये कहाँ है, राजस्थान में है। पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक ये फैली हुई हैं। और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा और यमुना नदी के साथ साथ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और गंगा डेल्टा तक ये जाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। अब इसने क्या बताया कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, मेघालय के आसपास वाला एरिया है, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे क्या हैं, ये उत्तर पूर्वी एरिया में आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कर्बी एंगलोंग पठार है। तो यहाँ ये भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। उसके बाद ये राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्व भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। जो पूर्वी भाग है वो किससे अलग होता है, जो छोटा नागपुर का पठार है उससे अलग होता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय खंड है वो किससे बना हुआ है, यहाँ पर चट्टानों की बात करें तो नाइस और ग्रेनाइट 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कठोर भूखंड का मतलब है कि मजबूत जो चट्टानें हैं उनके रूप में ये खड़ा हुआ है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पश्चिमी तट है वो हमारा किस में डूबा हुआ है, समुद्र के किनारों में, तो ये डूबा हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश खंडों से प्रभावित होता है। उसके बाद है नर्मदा, तापी और महानदी के रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत मैंने आपको दिखाया था, वहीं मालवा के पठार के नीचे है विंध्याचल और सतपुड़ा। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। प्रायद्वीप में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, अरावली, नल्लामाला, उसके बाद है जावादी, वैलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ियाँ किस में हैं, प्रायद्वीपीय पठार में हैं। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम है। मतलब जो नदी घाटियाँ हैं वो उथली हुई हैं और उनमें जो पानी की अक्षमता है वो कम है, कम फ्लो होता है। उसके बाद है कि पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है सॉरी, उसमें गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्व की तरफ जितनी भी नदियाँ जाती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा क्या होता है, एक त्रिभुज आकार की शेप का, जहाँ पर मिट्टी का जमना बन जाता है। और ये डेल्टा क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि ये इसमें जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। और उपजाऊ मिट्टी के कारण ये उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निक्षेप होता है। निक्षेप का मतलब होता है जमाव होना। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं डेल्टा, इसमें महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, एक नदी और है जो कावेरी लास्ट में है, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सी डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। ये आपको
याद रखने हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय पर्वत है और उसके अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तरुण मतलब ऐसी जो अभी नई नई बनी है। हिमालय को क्या बोला जाता है? युवा पर्वत श्रेणी बोला जाता है, वलयाकार बोला जाता है, नवीन पर्वत श्रेणी बोला जाता है, क्योंकि उसका जो निर्माण हुआ है वो रिसेंटली हुआ है, नवीन है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। कि ये जो पर्वत जो अभी हमारे सामने हमें दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों प्रकार के बल यहाँ पर काम करते हैं और उन दोनों की क्रियाओं के कारण ये प्रभावित हैं। इनमें क्या होता है? वलन होता है, मोड़ पड़ना, भ्रंश होता है, धंस जाना, और अक्षेप होता है, थ्रस्ट मतलब ठूस जाना। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तन की हलचलों से जुड़ी हुई है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, जो अंदर ही अंदर मूवमेंट करती हैं, क्योंकि जो पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, यदि हम उसको थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो क्या होता है? हिलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जो पृथ्वी है हमारी, वो अंदर क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत, अपर्दन का मतलब होता है कटाव, कि जब नदियाँ तेज बहाव का मतलब नदियों में जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं, मिट्टी को काटती हुई लेकर जाती हैं। अभी युवा अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या है? तेज बहाव वाली नदियाँ हैं जो इन पर्वतों को काट रही हैं, और इन पर्वतों के काटने से क्या होता है? गाज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं। जब तेज गति से नदियाँ बहती हैं तो वो साइड में क्या करेंगी? मिट्टी को काटती हुई जाती हैं। या फिर क्या होगा? जब ऊपर से पानी एकदम नीचे गिरता है तो क्या बनता है? वो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये किसके काम हैं? नदियों के कार्य हैं। नदियों के अपर्दन के द्वारा बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? गाज का निर्माण करना, वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब तीसरा है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है, क्योंकि जो नदियां हैं वो तीनों ये नदियां क्या करती हैं? मैदान का निर्माण करती हैं, और तीनों का अलग अलग पार्ट है। ये भी मैं आपको मैप में दिखा दूंगी अभी। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं, मतलब अलग कर रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई, जलोढ़ क्या है? मिट्टी का नाम है जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है। जो गहराई मानी गई है वो 1000 से 2000 मीटर की मानी गई है। मतलब जो मिट्टी इसमें मीटर में है तो मतलब क्या है? ऊंचाई की बात हो रही है कि वो कितनी गहराई तक दबी हुई हैं। उसके बाद ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है, कि यहाँ पर क्या जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी जो बनावट है उसमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है? जो हमारा सरफेस है और जो भूमि की आकृतियाँ हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो हमें बहुत दूर तक इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृति प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। तो ये था हमारा। उसके बाद आपको मैं एक बार नदियों के बारे में बता देती हूँ। तो देखो ये तीनों नदियाँ यहाँ पर बात की गई थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ से क्या है? कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, यहाँ से ये नदियाँ निकली, सिंधु नदी आ रही है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक जम्मू कश्मीर में से एक निकलती है झेलम नदी, बाकी क्या है? सारी यहाँ से, कोई उत्तराखंड से है। जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक नदी है, झेलम नदी। तो ये सारी नदियाँ क्या करती हैं? यहाँ से पानी को बहा कर लेकर जाती हैं और पर्वतों को काट कर लेकर जाती हैं, और फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपना जमाव करना शुरू कर देती हैं। तो ये कहाँ पर करती हैं? पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर ये मैदानों का निर्माण करती हैं। उसके बाद है गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? यहाँ से कैलाश पर्वत से गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकली और यहाँ पर यहीं से यमुना भी इसकी सहायक बन जाती है। फिर यमुना की सहायक नदियाँ बहुत सारी सहायक नदियाँ, चंबल है, सिंध है, सोन है, ये क्या है? सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये फिर यहाँ पर जाकर और यहाँ ये दो भागों में बढ़ जाती है,
हुगली नदी पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। गंगा नदी का ही वो पार्ट है जो हुगली नदी मैंने आपको बताया, ये गंगा का ही पार्ट है। यहाँ दो में डिवाइड हो जाती है गंगा, ये यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और हुगली नदी जो होती है पश्चिम बंगाल से होकर और फिर नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, अपना जो नदियाँ यहाँ से बह कर आ रही हैं, साथ वो क्या लाती हैं, मिट्टी लाती हैं। मिट्टी लाती हैं तो वो मिट्टी को यहाँ पर जमा करती चली जाती हैं, निक्षेपण करती जाती हैं, और उसके निक्षेपण से क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है। जो उस मैदान में जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में, जैसे गन्ने की खेती की जाती है, गेहूँ की खेती की जाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है। मिट्टी उपजाऊ होगी तो उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा। वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, सांगपो नाम दिया गया है, और यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, और ये असम वाला राज्य है, और यहाँ से आगे ये क्या करती है, मिट्टी का जमाव करती चली जाती हैं, और फिर दोनों यहाँ पर मिलके गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या बन जाती हैं, कोई पद्मा बोलता है, कोई मेघना बोलता है, तो दोनों का ये मिक्स होकर फिर ये एक धारा में बन के और यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ डेल्टा बनाकर फिर ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।